नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेरिका इजराइल से ईरान के युद्ध का आज 7वां दिन है। 7वें दिन जिस तरह से दोनों ओर से हमले हो रहे हैं, उसके बाद ग्लोबल फिक्र कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। और इस बीच बौखलाए ट्रंप ने सारे बॉम्बर्स अब पश्चिम एशिया में भेज दिए हैं। इस युद्ध के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अरब वर्ल्ड में एक नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है, क्योंकि अजरबैजान के एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ है। अजरबैजान ने ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए अब बदला लेने की कसम खाई है। इसके अलावा ईरान के बाद अब एक और मुल्क ट्रंप के बारूदी इरादों को लेकर अलर्ट है। ट्रंप का अगला टारगेट क्यूबा है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का पुतिन को यह डायरेक्ट चैलेंज होगा। दो सुपर पावर देशों में परमाणु युद्ध का यह ट्रिगर हो सकता है। शीत युद्ध इसका गवाह पहले भी है। और खमने की मौत को आज 7 दिन पूरे हो गए, लेकिन अब तक उन्हें सुपुर्दे खाक नहीं किया गया है। सवाल है कि क्या उनका जनाजा अमेरिका इजराइल के हमलों के डर से नहीं निकाला जा रहा है। इसके अलावा आज एक और सवाल ट्रेंड कर रहा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन का क्या हुआ। आईआरजीसी ने कहा कि डायरेक्ट अटैक किया गया है। सेंटकॉम ने कहा यूएसएस लिंकन सुरक्षित है। देखिए, आज हमारा फोकस 3 इंटरनेशनल ट्रिगर वॉर पॉइंट्स पर होगा। ईरान अमेरिका में आज युद्ध का 7वां दिन है। 7वें दिन तेल अवीव से लेकर तेहरान तक भारी तबाही मची है। अजरबैजान में ड्रोन अटैक किसने किया था साफ नहीं है, लेकिन अजरबैजान को ईरान पर शक है, और अजरबैजान ने ईरान से बदले की कसम खाई है। माना जा रहा है कि इस युद्ध में नया फ्रंट अजरबैजान बनाम ईरान भी खुल सकता है। वहीं तीसरा फ्रंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई दिनों से खुला हुआ है। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले जब यह दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के साथ जंग में सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, आतंकवादी ठिकाने तबाह कर दिए हैं, तब अफगानिस्तान ने आज फिर से भीषण हमला करके पाकिस्तान की मुसीबतें कई गुना बढ़ा दी हैं। इस्लामाबाद में आज तालिबान के डर का मीटर तेजी से भागता दिखा। तो ग्लोबल फिक्र की शुरुआत आज की उस वॉर रिपोर्ट से करते हैं जिस पर हमारी 24 घंटे नजर है, और यह चैनल सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से आपको यह पूरी खबर दिखा रहा है। 7वें दिन इजराइल पर ईरान ने मिसाइलों की बरसात कर दी है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा आप, मिसाइलों की बरसात कर दी है। ईरान ने आज हमलों का 20वां फेज शुरू किया। इजराइल में अमेरिकी दूतावास पर हमले किए। ध्यान से देखिएगा, इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर हमले की कोशिश की। इजराइल की कमर्शियल फैसिलिटी पर विध्वंसक हमला किया। इजराइल की ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया। इजराइल को सबसे घातक खुर्रम शहर 4 मिसाइल से बारूदी सरप्राइज दिया। इजराइल पर ईरानी हमलों की यह वीडियो रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। 7 दिन के इस युद्ध में ईरान ने पहली बार इजराइल पर क्लस्टर बम से लैस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यह हमला तेल अवीव में किया गया है। तेल अवीव में क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार होता है जो हवा में ब्लास्ट होता है, जिसमें से निकलते हैं कई छोटे छोटे बम, जिसे बॉम्बलेट्स कहते हैं, और ये एक बड़े इलाके में बिखर जाते हैं। जब ये बिखर जाते हैं, कई बार कुछ बॉम्बलेट्स नहीं फटते हैं, तो अगर उनको टच भी कोई करे, अब खासकर बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी ब्लास्ट कर जाते हैं। एक क्लस्टर बम 8 से 12 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचा सकता है। जब ये छोटे छोटे बम जमीन पर गिरते हैं तो भारी विस्फोट होता है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल ये बता रहा है कि अब यह युद्ध एक अलग लेवल पर जा रहा है। पहली बार इसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, लेकिन 2008 में बनी कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन संधि के तहत क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। हालांकि इस संधि के कुछ देश हिस्सा नहीं है। पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान भी ईरान ने कुछ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। तब से लेकर ईरान ने अपनी तैयारी को और पुख्ता किया है। क्लस्टर बम को आमतौर पर फाइटर जेट से गिराया जाता है, लेकिन ईरान मिसाइल के अंदर क्लस्टर बम फिट कर रहा है। मिसाइल के अंदर ईरान की शहाब और खुर्रमशहर मिसाइल ऐसे बम ले जाने के लिए खासतौर पर डिजाइन की गई है। क्लस्टर बम का एक और चीज के लिए इस्तेमाल होता है। जब क्लस्टर बम से अटैक किया जाता है तो यह कई बार एयर डिफेंस सिस्टम को भी कंफ्यूज कर देता है। तो क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कई सारे बॉम्बलेट्स गिरते, एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और फिर मेन मिसाइल या ड्रोन अटैक कर दिया जाता है। इस बम से लैस मिसाइल हवा में ही खुल जाती है। कई बमों में एक साथ विस्फोट होता है। इतनी बड़ी संख्या में आए बमों को रोक पाना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल है। रेडार के लिए इतने बमों को एक साथ ट्रैक कर पाना असंभव है। अगर सभी बमों को रोकना हो तो इजराइल को एक साथ 20 से 25 तामीर मिसाइलें छोड़नी पड़ेंगी। इतनी बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़ना बहुत महंगा सौदा है। इसीलिए आज तेल अवीव के आसमान में क्लस्टर बमों के तौर पर आग तैरती नजर आई। क्लस्टर बम से हमले के कई वीडियो सामने आए।
इस लड़ाई में आगे ईरान और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने 7वें दिन इजराइल के अलावा एक बार फिर से अरब वर्ल्ड के कई देशों को मिसाइल और ड्रोन से टारगेट किया है। कुवैत है, बहरीन है, कतर है, दुबई है। कुवैत ने दोबारा हमला किया गया। कुवैत में सबसे बड़े अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। अली अल सलेम बेस पर रॉकेट दागे गए। बेस में फ्यूल स्टोरेज, हैंगर और वेयरहाउस को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। कुवैत में ईरान के हमलों के बाद अमेरिका ने अपने दूतावास में कामकाज को रोक दिया है। अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया है। खबर है कि ईरानी हमलों के कारण सऊदी अरब, लेबनान में भी यूएस दूतावास बंद हुए। कतर के अलावा ईरान ने बहरीन में ड्रोन अटैक किया है। एनर्जी फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया है। बहरीन में लगातार धमाके सुनाई दिए हैं। बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। ये अव्वाली तेल रिफाइनरी थी जहां अटैक के बाद भयंकर आग लग गई। बहरीन में ही अमेरिकी अधिकारियों पर भी हमला हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों से भरी इमारत पर अटैक किया गया। अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट पर नॉनस्टॉप हमले हो रहे हैं। ये 5th फ्लीट पहले ही दिन से ईरान के निशाने पर है। यूएई के दुबई में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक से हड़कंप मच गया। यूएस काउंसुलेट के पास हमले की खबर है। आबू धाबी में भी एनर्जी फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक किया गया है। हमले में फैसिलिटी को काफी नुकसान है। अब आपको अरब देशों पर ईरानी हमलों के खौफनाक असर को बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। शुरुआत कुवैत से कर रहे हैं क्योंकि वहां पर अमेरिकन बेस को हिला कर रख दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर हमला। नंबर 1, कुवैत में अमेरिकी दूतावास बंद करना पड़ा है। सऊदी अरब में भी यूएस दूतावास बंद करना पड़ा है। बहरीन में अमेरिकी अधिकारियों पर अटैक हुआ है। जॉर्डन में अमेरिकी कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया है। यूएई में नॉन एसेंशियल स्टाफ को वापस अमेरिका भेजा गया है। मिडल ईस्ट में 14 देशों से अमेरिकियों को तुरंत डिपोर्ट करने का निर्देश जारी हुआ है। अल अरेबिया और वॉल स्ट्रीट जर्नल के अलावा वैसे ये खबर है। इसके अलावा 28 फरवरी से अब तक 17,500 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक पश्चिम एशिया से अमेरिका अपने घर लौट चुके हैं। ईरान के हमलों का जवाब अमेरिका और इजराइल मिलकर तेहरान को किस तरह दे रहे हैं, अब उनके हमलों की ये वीडियो रिपोर्ट। और आज के हमलों में एक बड़ी खबर यूएसएस अब्राहम लिंकन से जुड़ी हुई है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने होर्मुज़ स्ट्रेट में यूएसएस लिंकन पर ड्रोन अटैक किया था। हमले के समय ओमान की खाड़ी में यूएसएस लिंकन मौजूद था। ईरान के इलाके से 340 किलोमीटर दूर यूएसएस लिंकन पर ड्रोन से हमले का दावा किया गया है। वैसे 24 घंटे में दूसरी बार यूएसएस लिंकन पर हमले का इस तरह से दावा किया गया है। यह भी दावा किया गया है कि हमले के बाद यूएसएस लिंकन 1000 किलोमीटर तक पीछे हटने को मजबूर हुआ। सेंटकॉम ने यूएसएस लिंकन पर हमले के दावों को खारिज किया है। यह भी कहा है कि यूएसएस लिंकन पूरी तरह से महफूज है। सेंटकॉम ने यूएसएस अब्राहम लिंकन से हमले का एक वीडियो भी जारी कर दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट के टेक ऑफ का वीडियो सामने आया। ईरान के इन हमलों ने अमेरिका और इजराइल की परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच अमेरिका की पूरी प्लानिंग ईरान की मिसाइल और ड्रोन शक्ति को खत्म करने की है। अमेरिका ने बॉम्बर्स का एक बड़ा बेड़ा ईरान पर हमले के लिए भेजा है। मिसौरी बेस से B-2 स्टेल्थ बमवर्षक विमान भेजे गए। वहीं मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से भी बॉम्बर्स भेजे गए जो ईरान की मिसाइल स्टोरेज को उड़ाने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के टारगेट तक किसी भी तरह ईरान की मिसाइल सिटी और लॉन्चर्स तबाह कर दिए जाएं। इन्हीं बंकर बस्टर बमों के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने भी हैं। जमीन के कई फीट नीचे बने इन परमाणु ठिकानों को इन्हीं बमों से तबाह किया जा सकता है। अमेरिका ने इसके लिए जिन बॉम्बर्स को तैनात किया है उनमें B-52 नंबर 1 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं। B-52 हमने आपको बताया ये तीनों ही यूएस एयरफोर्स के बेहद शक्तिशाली बॉम्बर्स हैं जो बड़े बमों के साथ परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि ये 18 से 23 टन हथियार ले जा सकते हैं। एक बार में ये बॉम्बर्स 11,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। यही वो बॉम्बर्स हैं जिनकी मदद से पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराया गया था। इन बॉम्बर्स के अलावा ट्रंप ने कुछ दिन पहले ईरान पर जमीनी हमले के संकेत भी दिए थे। हालांकि बाद में उस बयान से पलट गए थे। लेकिन अब ईरान ने उनके जमीनी आक्रमण पर जवाबी फायरिंग की है। चेतावनी दी है कि अमेरिकी सैनिक एक बार ईरान की धरती पर उतर कर दिखाएं, उन्हें हम करारा जवाब देंगे। और अब उस तनाव का जिक्र जो ईरान की धड़कनें बढ़ा रहा है। ईरान इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहा है, लेकिन अजरबैजान कह रहा है कि वो ईरान से बदला लेकर रहेगा। मामला क्या है? देखिए, एक दिन पहले अजरबैजान के नक्चिवान एयरपोर्ट पर ड्रोन गिरे थे। कुल मिलाकर 4 ड्रोन वहां भेजे गए थे, जिसमें से एक को अजरबैजानी सेना ने मार गिराया था, जबकि बाकी 3 ने नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया, जिनमें एक स्कूल भी शामिल था।
जहां ऑलरेडी क्लासेस चल रही थीं। अजरबैजान का दावा है कि इन हमलों में उसके 4 नागरिक घायल हो गए। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हवाई अड्डे की एक इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति इल्हाम एलियेव ने ईरान पर आतंकवादी हमले का आरोप लगाया है। कहा है कि उनकी सेना जवाबी कार्रवाई करेगी, ईरान को हर हाल में इसका जवाब दिया जाएगा। अजरबैजान से जब ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया आई तो ईरान ने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया है। ईरान की IRGC ने कहा है कि हमला उसकी तरफ से नहीं हुआ है। ईरान ने इसके बाद इजराइल पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। यह भी कहा कि 2 मुस्लिम मुल्कों को इजराइल आपस में लड़ाना चाहता है। ये इजराइल की एक चाल है, लेकिन अजरबैजान ईरान से लिखित में माफी मांगने पर अड़ा हुआ है, बदला लेने की कसम खा रहा है। वहीं कल तुर्की पर भी ईरान का मिसाइल अटैक हुआ था। वहां अमेरिकी ठिकाने टारगेट करने का प्रयास हुआ था, जिसे नेटो सेना ने हवा में नाकाम किया। लेकिन अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी ईरान से नाराज हैं। वो भी हद में रहने की चेतावनी दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर युद्ध में कई फ्रंट खुलने का डर बढ़ गया है। अब वो खबर जिसमें 2 महाशक्तियों के टकराने की काफी गुंजाइश है। 1962 में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 13 दिनों तक चला गतिरोध, शायद आपको याद ना हो। कई लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जो अभी शायद हमारे व्यूअर्स हैं, लेकिन आज उसे याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ उसी तरह की घटना फिर से होने के आसार हैं। 1962 के उस गतिरोध को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। उस वक्त सोवियत संघ ने अमेरिका की नाक के नीचे क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच काफी तनाव हो गया था। सोवियत संघ ने यह कदम तुर्की और इटली में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती के जवाब में उठाया। क्यूबा के रक्षा के लिए मिसाइल लगाई गई थी। अमेरिकी U-2 विमानों से रूसी मिसाइल ठिकानों की तस्वीरें मिलने के बाद अमेरिका ने क्यूबा की घेराबंदी की थी और परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। उस समय सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइलें हटाने पर तब सहमति जताई जब अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया और बाद में तुर्की से भी अपनी मिसाइलें हटा ली और इस तरह से दुनिया परमाणु युद्ध से बच पाई। उस दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी और सोवियत यूनियन के तत्कालीन चेयरमैन निकिता क्रुश्चेव आमने सामने थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्यूबा के मसले पर फिर से अमेरिका और रूस आमने सामने आने वाले हैं? कैसे हालात बन रहे हैं कि क्यूबा की जमीन एक बार फिर से महायुद्ध का मैदान बन सकती है? और क्या इस बार पुतिन क्यूबा को बचाने के लिए आगे आएंगे? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? आइए इसकी डिटेलिंग देखते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान के साथ जंग में उलझे हुए हैं और यह जंग कितनी लंबी चलेगी, ट्रंप तो क्या ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्ट है। किसी भी जंग में घुसना आसान होता है, लेकिन निकलना उसकी डेडलाइन कोई नहीं बता सकता है। लेकिन ट्रंप ये जरूर जानते हैं कि ईरान के बाद किस देश पर हमला करना है। उन्होंने अपना अगला टारगेट दुनिया को बता दिया है। वो टारगेट है क्यूबा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सही नहीं है। वो किसी से भी जल जाए, आगे और जलाने की कोशिश करेंगे। क्यूबा एक कैरेबियन कंट्री है जिस पर ट्रंप की वक्र दृष्टि पड़ने चुकी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के बाद वो अपना पूरा फोकस क्यूबा पर शिफ्ट करेंगे। आपको याद होगा जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण किया था तो उसके बाद ट्रंप ने क्यूबा को पहली चेतावनी दी थी। इस घटनाक्रम का केंद्र रहा व्हाइट हाउस, जहां इंटर मायामी फुटबॉल क्लब की टीम डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंची। इसमें स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी भी शामिल थे। कायदा तो यह था कि ट्रंप खेल के बारे में बात करते, लेकिन जिस आदमी के लिए दुनिया भर में युद्ध करवाना ही खेल हो, वो भला असली खेल की बात क्या करेगा। लिहाजा ट्रंप ने खिलाड़ियों के सामने ही क्यूबा पर धमकी दे दी। क्यूबा के साथ जो हो रहा है वो अद्भुत है और हम सोच रहे हैं कि पहले ईरान वाला मामला खत्म करते हैं। ये बस समय की बात है। क्यूबा इंतजार कर रहा है। हम चाहें तो ईरान के साथ ही कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ जल्दी में किए जाने की से चीजें गलत होने लगती हैं। पहले उनका बयान सुन लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर क्यों। इनमें से कई खिलाड़ी ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ट्रंप फुटबॉल के मैदान पे होते तो उनको कौन सी पोजीशन पर खिलाते। खैर, गोलकीपर के पीछे वाली पोजीशन पर। क्यूबा से ट्रंप को नाराजगी को समझने के लिए पहले आपको क्यूबा का राजनीतिक इतिहास समझना होगा। देखिए अब जरा ध्यान से, यह हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। क्यूबा ने कई सरकारें गिराई हैं। क्यूबा 1902 में आजाद हुआ था। 1959 तक वहां अमेरिका समर्थित सरकारें रहीं। 1953 के करीब फिदेल कैस्ट्रो ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया ची गुएरा के साथ और 1959 में सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इस तख्ता पलट के बाद क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन शुरू हो गया।
जो क्यूबा अमेरिका के करीब था वो अब सोवियत संघ से नजदीकियां बढ़ाने लगा। अमेरिका को इस बात का डर लगने लगा कि कैरेबियन में अब कम्युनिज्म आ जाएगा, इसीलिए वो एग्रेसिव हो गया। और इस घटना के बाद अमेरिका और क्यूबा के संबंध तनावपूर्ण होते चले गए, लेकिन दोनों देशों को राजनयिक संबंधों के बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए। खासतौर पर बराक ओबामा के कार्यकाल में काफी प्रयास हुए, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ओबामा की कई नीतियों को पलट दिया, जिनमें क्यूबा के संबंध सुधारने वाली नीति भी शामिल है। क्यूबा के हमेशा से वेनेजुएला से अच्छे संबंध हैं। मादुरो के अपहरण से पहले वेनेजुएला क्यूबा का मुख्य तेल सप्लायर रहा है और यही बात ट्रंप को खटकती हुई है। बल्कि मादुरो के कई पर्सनल गार्ड क्यूबन्स थे और कई जो अमेरिकी हमले में मारे गए वो भी क्यूबन गार्ड्स थे। जैसे ही मादुरो के शासन का अंत हुआ तो ट्रंप ने सबसे पहले क्यूबा को लेकर सोशल मीडिया पर तीखा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि क्यूबा कई वर्षों तक वेनेजुएला से भारी मात्रा में मिलने वाले तेल और धन पर निर्भर रहा है। बदले में क्यूबा ने वेनेजुएला के पिछले 2 तानाशाहों को सुरक्षा दी, लेकिन अब और नहीं। ट्रंप ने क्यूबा के तेल खरीद पर बैन लगा दिया, यानी दुश्मनी की जिस आग पर ओबामा ने पानी डाला था, ट्रंप ने फूंक मारकर उसे फिर से भड़का दिया। तो अब सवाल जो तेहरान से लेकर तेल अवीव और वाशिंगटन डीसी तक ट्रेंड कर रहा है, उसकी ओर जाते हैं। क्यूबा के बाद आयतुल्ला अली खमेनी को कब सुपुर्दे खाक किया जाएगा? 7 दिन हो चुके हैं। खमेनी की मौत के 7वें दिन भी तेहरान में यह सवाल को लेकर सन्नाटा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन की शुरुआत बीते शनिवार को की थी। तारीख थी 28 फरवरी। पहले ही दिन के हमले में दोनों देशों को खमेनी को मारने में बड़ी कामयाबी मिली। खमेनी के दफ्तर पर 30 सेकंड में 30 बम गिराकर उनका अंत किया गया। तब से लेकर कई बार ईरान की ओर से बयान आए कि खमेनी को मशहद शहर में सुपर्दे खाक किया जाएगा, लेकिन तब से लेकर आज तक बार बार सिर्फ तारीख बदल रही है। खमेनी का जनाजा कब निकलेगा, इस पर उनके करोड़ों समर्थकों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हमने इस संबंध में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, वो अब आपके सामने रखते हैं। खमेनी को कब सुपुर्दे खाक किया जाएगा, इस पर ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का एक टॉप अधिकारी के हवाले से दावा है कि मशहद शहर में अंतिम दर्शनों के लिए भारी भीड़ पहुंचेगी। विभिन्न प्रांतों के लोग वहां जाएंगे, मातम मनाएंगे। ऐसे में इतनी ज्यादा भीड़ को मैनेज करना इस युद्ध के बीच बहुत चुनौती वाला काम है। ऊपर से रसद संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि जब वहां करोड़ों लोगों की भीड़ होगी, जनाजे में ईरान के सभी बड़े लोग मौजूद रहेंगे। सारे टॉप सैन्य अधिकारी होंगे, ईरानी सत्ता से जुड़े सभी लोग, राष्ट्रपति से लेकर विदेश मंत्री तक, और नए सुप्रीम लीडर बने खमेनी के बेटे मुज्तबा खमेनी खुद मौजूद रहेंगे। ऐसे में अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों का खतरा कई गुना रहेगा। अमेरिका और इजराइल के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा होगा, क्योंकि वहां हमला करके अमेरिका और इजराइल ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे। ये डर ही खमेनी के जनाजे में देरी की असली वजह मानी जा रही है। ये डर इसलिए भी वाजिब है क्योंकि इजराइल ने चेतावनी दी है कि जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा वो इजराइल का प्राइम टारगेट होगा। ऐसे में मुज्तबा खमेनी को बचाना ईरान की प्राथमिकता है। और इंटरेस्टिंग बात है, जब वो इंटरनेशनल वाटर्स में बगैर चेतावनी के अपनी सबमरीन से ईरान के शिप को मार सकते हैं, तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि जिस मशहद शहर में उन्हें दफनाने की बात कही जा रही है, वही इमाम रजा के मकबरे वाला शहर मशहद शिया इस्लाम में सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। मशहद को शहीद की जगह माना जाता है। खमेनी का जन्म भी वहीं पर हुआ था और खमेनी को शिया मुसलमानों के 8वें इमाम अली इब्न मूसा अल रीदा की दरगाह के पास दफनाया जाना है। लेकिन कब, ये सवाल, इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। ट्रंप को दुआओं की बड़ी जरूरत पड़ रही है। पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के युद्ध पर टिकी हैं। 7 दिन बाद भी मिसाइलों की धमक कम नहीं हुई है, लेकिन इन धमाकों के बीच व्हाइट हाउस से आई एक शांत तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है, जो आंखें बंद करके बैठे हैं और कई लोग उन्हें पकड़ के खड़े हैं। आखिर क्या है इस तस्वीर का सच, खुद देखें आप। पहला प्रश्न ये कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत के मुखिया को अचानक ओवल ऑफिस में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ट्रंप को डर है कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अमेरिका को सीधे बड़े युद्ध में घसीट सकता है? ये सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला है या युद्ध में हुए किसी बड़े नुकसान के लिए ईश्वर से क्षमा याचना की जा रही है? देखिए, सवाल यह है कि ये ट्रंप को लेकर प्रार्थना कर रहे थे या मनी मन उनको समझा रहे थे कि शांत मिसाइलधारी ट्रंप शांत। अब देसी राजनीतिक खबरों की बात करते हैं, जिसमें कल अचानक
कुछ राज्यपालों को हटाया गया और कुछ राज्यपालों के तबादले कर दिए गए। ध्यान से देखिए, बहुत डिटेल में हमारी टीम ने तैयार की है रिपोर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल रहे वीके सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल बना दिया गया। हिमाचल के राज्यपाल रहे शिव प्रताप शुक्ल को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया। तेलंगाना के राज्यपाल जेडी वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्हें सीवी आनंद बोस की जगह ली है उन्होंने, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सैयद अता हसनैन, जिनके आर्टिकल्स आप कई बार पढ़ते हैं, उनको बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार बीजेपी के नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। राज्यपाल की इस अदला बदली वाले मौसम में दो नामों की बड़ी चर्चा है, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। आरिफ मोहम्मद खान तो करीब 7 वर्षों से ज्यादा वक्त से राज्यपाल थे, उन्हें दूसरा टर्म नहीं मिला है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीवी आनंद बोस, जो 2022 में नियुक्त हुए थे, उन्हें 3.5 वर्षों में इस्तीफा देना पड़ा? अब इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस की कुर्सी गई। ध्यान से देखिएगा, सीवी आनंद बोस की कुर्सी जाने के पीछे 2 वजहों को माना जा सकता है। पहली वजह, पिछले 2 वर्षों में उन पर यौन शोषण के 2 बड़े आरोप। दूसरी वजह, बीजेपी के बंगाल यूनिट के नेताओं से उनके खराब रिश्ते। दरअसल 2024 में सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोप लगे, जिसकी ममता सरकार जांच भी करवा रही है। इसके बाद 2025 में सीवी आनंद बोस पर एक ओडिसी डांसर के रेप का आरोप लगा। महिला ने दावा किया था कि दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में उसे बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। राज्यपाल के पद पर रहने के कारण तभी तो इस मामले की जांच पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण पूरा सच सामने नहीं आया। लेकिन अब कुर्सी जा चुकी है तो रेप केस का सच भी सामने आ जाएगा। वैसे पश्चिम बंगाल राजभवन इस्तीफे को आधिकारिक रूप से सीवी आनंद बोस का निजी फैसला बता रहा है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि आनंद बोस का इस्तीफा दबाव में लिया गया फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2025 में लगे छेड़छाड़ के आरोप के बाद बोस और बंगाल बीजेपी यूनिट के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश नेताओं सुकांत मजूमदार, सामिक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी के साथ उनके मतभेद बढ़ गए थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, सूत्रों के मुताबिक, इसीलिए बीजेपी ज्यादा जोखिम लेने के मूड में नहीं थी। शायद यह भी उनके इस्तीफे की एक वजह हो सकती है। वैसे ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक हितों को साधने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से दबाव बनाया गया, इसीलिए राज्यपाल का इस्तीफा हुआ। ये सारे फैसला सरकार ही लेते हैं, ये मेरा मान्यता है। चुनाव के पहले इस तरीके की परिवर्तन नया नया सवाल पैदा करते हैं। इस तरीके के अचानक परिवर्तन जरूर कुछ मायने तो रखते हैं। हो सकता है बीजेपी पार्टी अपने सुविधा के लिए ये कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल के महामान्य राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपना इस्तीफा दिया है। क्या बात हुई? किसके निर्देश पे ये हुआ है? क्यों हुआ है? क्या परिस्थिति खड़े करने चाहती है केंद्र में जो सरकार है, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी? जवाब तो आपको देना है। कोई बात नहीं होती है केंद्र और राज्य के बीच में, क्यों नहीं होगी? ममता बनर्जी के संग क्यों नहीं बात होगी आपकी? रातों रात मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, रातों रात गवर्नर बन जाते हैं। आई हेट टू से इट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को आपने एक पपेट वाली पोजीशन बना दिया है। ये गवर्नर हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में आपको चीफ मिनिस्टर को साथ में लेकर ये निर्णय लेना पड़ता है। तो जो विपक्षी सरकारें हैं आपसे पूछेंगी कि रातों रात ये तबादले हो रहे हैं, हमें साथ में वो डिसीजन मेकिंग में लिया नहीं जा रहा है, उसका वो विरोध जता रही हैं। आदरणीय ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं और उनको कोई जानकारी नहीं थी कि राज्यपाल को बदल दिया जाएगा, और जिस तरह से जिस तरीके से उनको बदला गया उसको लेकर आदरणीय ममता बनर्जी जी ने सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं उन राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नर के माध्यम से सरकार चलाने का प्रयास करती है। सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद टीएमसी भले ही बीजेपी पर राजनीतिक हमले कर रही हो, लेकिन राज्यपाल रहते हुए आनंद बोस कई बार ममता सरकार से टकराए।
विशेष रूप से विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों, प्रशासनिक हस्तक्षेप और कुछ संवैधानिक मुद्दों को लेकर विवादों की खबरें आती रहीं। कई बार राजनीतिक हिंसा के मामलों में वो ममता सरकार पर टिप्पणी कर चुके थे। वहीं नए राज्यपाल बनाए गए आईपीएस ऑफिसर और पूर्व डिप्टी एनएसए रहे आरएन रवि और तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार के बीच टकराव वाले माहौल रहे। रवि 2 बार तो विधानसभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन वह बिना भाषण दिए ही विधानसभा से वापस चले गए। राज्य में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर डीएमके सरकार के साथ उनका विवाद हुआ था। ऐसे में देखना होगा कि आरएन रवि की पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के साथ कैसी और कितनी बनती है। अगर दूसरे राज्यपालों की बात करें तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कार्यकाल पिछले वर्ष सितंबर में ही खत्म हो गया था। फिलहाल वो एक्सटेंशन पर चल रहे थे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली से हटाकर लद्दाख भेजा गया। वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। माना जा रहा है कि शराब घोटाले में लोअर कोर्ट के फैसले के बाद सक्सेना को उपराज्यपाल बनाए रखना एक विवाद को जन्म दे सकता था, लिहाजा उनका ट्रांसफर लद्दाख कर दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए तरनजीत सिंह संधू फरवरी 2020 में अमेरिका में राजदूत नियुक्त हुए थे। जनवरी 2024 तक वो इस पद पर रहे। रिटायरमेंट के बाद 2024 में वो बीजेपी में शामिल हुए, अमृतसर से चुनाव लड़ा और अब उपराज्यपाल बने हैं। इसी तरह नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए बिहार बीजेपी के नेता नंदकिशोर यादव करीब 30 वर्षों तक राजनीति में रहे हैं। बिहार में बीजेपी के बड़े पदों पर रहे। उन्हें राज्यपाल बनाकर बिहार के यादव मतदाताओं के बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश है। इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार की विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में मौजूद कई विधायकों ने मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध मत करिए, मैं राज्यसभा जा रहा हूं, मैं वहां से सब देखता रहूंगा। निशांत को राजनीति में लाने के फैसले पर सभी विधायकों ने हाथ उठाकर अपनी सहमति जताई। सूत्रों की माने तो मीटिंग के अंदर संजय झा ने कहा कि कल निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन करेंगे। बैठक में मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा मौजूद रहे। निशांत इस मीटिंग में नहीं थे। इससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब परसों नहीं बल्कि कल ही जेडीयू में शामिल होंगे। इस मौके पर जेडीयू कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आ रहे हैं। सूत्रों से जानकारी है कि कल वो जेडीयू की सदस्यता लेंगे। जैसा हमने आपको बताया, निशांत नई सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं। खैर, अब पड़ोसी देश की बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, जहां युवाओं की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। नेपाल में कल आम चुनाव हुए थे। आज वहां वोटों की गिनती हो रही है। इसमें संकेत मिल रहे हैं कि रैपर और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सरकार बनाने के करीब पहुंच रही है। फिलहाल जो अपडेट है उसके अनुसार 165 सीटों पर हुई वोटिंग में बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 3 सीट जीत चुकी है और 110 सीटों पर आगे है, यानी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री। नेपाली कांग्रेस 2 सीट जीत चुकी है और 11 सीटों पर आगे है। सीपीएन यूएमएल ने 11 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट जीत चुकी है, 7 सीटों पर आगे है। अन्य को 9 सीटों पर बढ़त है। आपको बता दें कि नेपाल में संसद की कुल 275 सीटें हैं। यहाँ 2 तरीके से वोटिंग होती है। 165 सीटें डायरेक्ट चुनाव होता है, यानी 165 सीटों पर उम्मीदवार को वोटिंग होती है, जबकि 110 सीटों पर सीधे पार्टी के लिए वोट होता है, यानी मतदाता किसी उम्मीदवार को नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी को वोट देता है। पूरे देश में पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसी हिसाब से उसे 110 में से सीटें मिलती हैं। इस प्रक्रिया में पूरे देश में पार्टियों को मिले कुल वोटों को जोड़ा जाए तो 110 सीटों के अनुपात में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में नियम यह भी है कि चुनाव से पहले ही हर पार्टी चुनाव आयोग को 110 उम्मीदवारों की एक बंद लिस्ट सौंपती है और हर पार्टी की 110 सीटों की लिस्ट में कम से कम 50% महिलाएं होना अनिवार्य है, ताकि पूरी संसद में अनुपात ठीक रहे। इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा जाता है। इस तरीके से 110 सांसद चुने जाते हैं। न्यूजीलैंड इस प्रणाली का दुनिया में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। वहां इसे MMP यानी मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल कहा जाता है। वहां भी मतदाता को इस तरह 2 वोट देने होते हैं, एक अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और दूसरा अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए। कुल मिलाकर फाइनल नतीजा आने में और उसके कैलकुलेशन में अभी वक्त है, लेकिन फिलहाल बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी काफी आगे चल रही है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा नेपाल की झापा सीट की है। यह सीट पूर्व पीएम केपी ओली की।
जिन्हें बालेन शाह चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मौजूदा अपडेट यह है कि बालेन शाह ने यहां मजबूत बढ़त बना ली है। बालेन शाह को अब तक 10,666 वोट मिले, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अब तक 2,205 वोट मिले। यानी बालेन शाह को केपी ओली से 5 गुना ज्यादा वोट मिले और गिनती जारी है। जबकि पूर्व पीएम पुष्पदयाल प्रचंड अपनी रुकम सीट से आगे चल रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार गगन थापा 471 वोटों से पीछे चल रहे हैं। गगन थापा नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इन नतीजों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा बालेन शाह की है, जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। 2022 में इस पार्टी का गठन हुआ था। पिछले वर्ष नेपाल में सरकार के खिलाफ विद्रोह हो गया, जिसके बाद वहां एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसने चुनाव करवाया। इस चुनाव के नतीजे संकेत दे रहे हैं कि बालेन शाह नेपाल के अगले पीएम हो सकते हैं। बालेन शाह काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। वो मेयर बनने से पहले रैपर थे। नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में दिखते थे। उनके गानों में गरीबी, पिछड़ापन और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जाते थे। इन्हीं गीतों ने उन्हें युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। उनके रैप में अक्सर नेताओं की बेइज्जती की जाती थी, लेकिन तब लोग चौंक गए जब बालेन ने मई 2022 में काठमांडू के से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सिर्फ 33 साल के बालेन ने बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव में हरा दिया। वो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मेयर का चुनाव जीतने वाले पहले शख्स बने। बालेन काले ब्लेजर, काली जीन्स और काले धूप के चश्मे में प्रचार करने जाते थे, जिसकी काफी चर्चा होती थी। नेपाल में काठमांडू के मेयर की हैसियत कई केंद्रीय मंत्रियों से भी अधिक मानी जाती है। ऐसे में इस जीत की चर्चा सिर्फ नेपाल में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हुई। साल 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी प्रोफाइल स्टोरी की थी और अब एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि वो पीएम पद के बेहद नजदीक है।